आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो पिछले साल हुई थी उसके प्रश्न पत्र का हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न परीक्षण का प्रकार कैसा है। पहले वाले भाग में मानसिक योग्यता परीक्षण में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 अंक के। अंकगणित परीक्षण में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 अंक के, और भाषा परीक्षण में भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 अंक के। तो कुल 80 प्रश्न आते हैं और 100 अंक का प्रश्न पत्र होता है। मानसिक योग्यता परीक्षण है, इसमें निम्न निर्देश हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। इन चारों में से तीनों में एक समानता है, लेकिन एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का आपने चयन करना है, और जो ए बी सी डी में से जो विकल्प आपको सही आंसर लगेगा उसको आपने OMR शीट में उस विकल्प को काला करना है। प्रश्न 1 है, जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज दे रखा है और ये रेखाएं खींच रखी हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से ऊपर को। इसमें भी ये आधार से रेखाएं खींच रखी हैं ऊपर को, इसमें भी आधार से रेखाएं खींच रखी हैं ऊपर को, लेकिन इस वाले में आधार से नहीं खींच रखी हैं, ये शीर्ष से नीचे की ओर खींच रखी है। तो ये भिन्न हो गया, तो विकल्प सी आपका आंसर हो गया। प्रश्न 2 देखिए, इसमें ए बी सी डी 4 चित्र दे रखे हैं। बी सी डी में यहाँ पर ये जो 2 बिंदु हैं ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। ये 2 बिंदु यहाँ नीचे को आगे, अब कहाँ जाना है, ऊपर को जाएगा, तो ये ऊपर को जा रहे हैं। तो प्रत्येक ये 2 बिंदु काले बिंदु घूम रहे हैं, ये चिन्ह गुणा के चिन्ह वाले भी घूम रहे हैं, प्लस वाला अपनी जगह स्थिर है। लेकिन इस वाले में 2 काले चिन्ह एक साथ नहीं है, तो ये भिन्न हो गया। प्रश्न 3 में विकल्प सी है, जो इसमें 2 त्रिभुज की आकृतियां, बाकी में ये षटभुज 6 भुजाओं वाली आकृति है और एक ही आकृति। इसमें भी पंचभुज वाली आकृति है, एक ही आकृति, लेकिन ऐसे त्रिभुज की 2 आकृतियां ऊपर नीचे, और वर्ग में एक ही वर्ग की आकृति है। तो इसमें विकल्प सी भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 4 में, इसमें 3 एरो दे रखे हैं ऊपर की ओर, इनका नोक है। इधर 3 एरो हैं और इधर पश्चिम की दिशा में उनका शीर्ष है, और नीचे आधार पे रेखा लगी हुई। इस पे भी आधार पे रेखा लगी हुई है, लेकिन अब ये नीचे की ओर हो गया, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के इस तरह से हो गया। तो इसमें इन तीनों में एक समानता है, एक सीक्वेंस में है ये, लेकिन विकल्प ए में समानता नहीं, ये असंगत है, अतः विकल्प ए इसका आंसर होगा। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाएं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए। ए बी सी डी ये 4 उत्तर दे रखे हैं ना। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप, ये प्रश्न चित्र है, प्रश्न चित्र के समरूप चुनना है। जैसी ये आकृति ऐसी आकृति यहाँ पर कहाँ, ये बहुत सरल प्रश्न है। जैसा यहाँ दिख रहा है ऐसा ही इन 4 चित्रों में से कहाँ पर दिख रहा है, वो उसका आपका उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, निर्देश को ध्यान से पढ़ना। जब आपको ये निर्देश पूरी समझ में आ जाएगा तब इस प्रश्न को आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। देखो जरा, इसमें ये बना रखा है त्रिभुज, फिर छोटा त्रिभुज, फिर त्रिभुज और त्रिभुज, इसी तरह की आकृति इन 4 में कहाँ है? ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो खाली है। इसमें देखिए, इसमें एक त्रिभुज कम है, इसमें 2 त्रिभुज हैं, और ये भी त्रिभुज है, भी सेम इसी तरह से दिख रहा है। अगर डी को देखें, डी में 2 त्रिभुज नहीं है कि नहीं? तो इस तरह से इसका आंसर हो गया विकल्प बी। यहाँ पर ये सर्कल है, वृत्त है नहीं है, और ये एरो इसमें घुस रखा है, और एक रेखा इस तरह से ये जुड़ी हुई है जिसमें वृत्त लगा हुआ है किनारे पे। इसी तरह की आकृति आपने इन 4 में से देखनी है, तो आपको एक नज़र में दिखाई देगा। ये आगे और नीचे होना चाहिए। कहाँ पर है?
आगे और नीचे, यहाँ पर ये आगे है ये नीचे, तो इस तरह से इसका विकल्प डी आंसर होगा। यहाँ पर देखिए आप, ये वर्ग है, उसके बाहर ये भुजाएं लगा रखी हैं, फिर नीचे को कर रखा है इस तरह से। इसी तरह की समरूप आकृति, मैंने इसी तरह की सेम आकृति कहाँ पर है जो हूबहू ऐसी दिखे, तो आप इसको देखोगे तो यहाँ ये घूम रखा है, यहाँ पर ये ऊपर की ओर जा रखा है, नीचे इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो विकल्प 20 का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये आकृति बना रखी है और ये अंदर इस तरह से रेखाओं को दिखाया गया है। यहाँ पर इसी तरह की समरूप आकृति कौन सी है ये देखना है आपने। पहले वाले में देखने जाएंगे तो ये वाला देखो, ये शुरू में ही ये अंतर आ रहा है, ये ठीक नहीं है। अब इस पे चलते हैं तो इस पे ये सेम है, ये भी इधर घूम रखा है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से कोने पे, तो विकल्प 20 का आंसर हो गया। अब हम भाग 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया। ये बाईं ओर है ना, ये रेखा खींच रखी है, ये बायां है, ये दाहिनी ओर है। तो बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाएं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करना है, इनको देखना है और उस प्रकार उस चित्र का पता लगाना है जिसको बिना दिशा परिवर्तन, माने बदल के घुमाना नहीं, उसको जैसा है, ये ऐसा है तो इसको यहाँ पर चिपका के देखना, ये ऐसा है तो इसको यहाँ पर चिपका के देखना, ये ऐसा है तो इसको यहाँ पर चिपका के देखना है, कौन फिट हो रहा है उसी तरह से वो ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर ये बच्चे ने पेंसिल से आकृति को पूरे करने की कोशिश की है ताकि वो सही उत्तर तक पहुँच सके। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, या इसको देखिए, कल्पना करिए इसको आप यहाँ लगाएंगे तो उल्टा हो रहा है, इसको लगाएंगे यहाँ पर तो ये फिट इस पे हो जा रहा है, तो इसका विकल्प 20 का आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला उसने पेंसिल से भर रखा, बाकी 1 2 3 है। यहाँ पर इसी तरह की आकृति जो ये चौथे खाने में कौन सी आएगी, इन चारों में से ये बिंदु है, बिंदु ऊपर की तरफ बाईं ओर होना चाहिए। इन चारों में से कहाँ पर है, ऊपर की तरफ बाईं ओर यहाँ पर है, तो इसका आंसर हो गया ये विकल्प डी इसका आंसर है। प्रश्न 11 में देखिए, यहाँ पर ये वाला भरना है, इस तरह से इस आकृति को पूरा करना है। कौन होगा इसमें से, यहाँ पर ये कोना इस तरफ जा रहा है ना, इधर कोना इस तरफ को जाएगा, ऐसा कहाँ पर है जिसमें कोना बच्चे ने इसको कर रखा है, ये रॉन्ग है। इसको देखिए, इसको आप यहाँ पर लाओगे तो ये इस तरह से कट जा रहा है ऐसे में, और ये इधर मिल जाएगा, ये वाला आयत यहाँ पर फिट होगा, तो ये इस तरह से विकल्प सी इसका आंसर है। तो बच्चों इन प्रश्नों का आपने अभ्यास करना है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर नहीं भर रखा है बच्चे ने, इसको स्पष्ट देख लीजिए, यहाँ पर ये आकृति इस तरह से बनाई गई है, ऊपर तो ठीक है, नीचे जो आकृति है वो इस तरह से घूम रही है। यहाँ पर भी 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा और काला हो जाएगा, तो इसका मतलब दाहिनी ओर काला है। इन चारों में से दाहिनी ओर काला कहाँ पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 जगह, लेकिन ये रेखाएं नीचे की ओर होनी चाहिए, इसमें ऊपर की ओर होगी, तो ये तो नहीं है, इसका मतलब नीचे की ओर ये घूम रही है, तो ये वाला विकल्प डी इसका आंसर होगा। भाग 4 में देखिए, इसमें निर्देश क्या दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। ये 1 2 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, ठीक है, तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया, क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्न चिन्ह, मतलब आपने इसको भरना है। 1 2 3 अगला, यहाँ पर चौथे में क्या आएगा, इन चारों में से एक आएगा, ABCD विकल्प है, जो इन चारों में से एक आए उसका विकल्प आपने OMR शीट में भरना है, गोला करना है उसके विकल्प को पूरा डार्क। तो प्रश्न 13 में देखिए, यहाँ पर सीरीज में स्टार का चिन्ह सबसे नीचे काली बिंदी है, जहाँ पर एक स्थान ये ऊपर चला जा रहा है, ये नीचे आ जा रहा है, फिर ये जो दूसरे नंबर पर था ये और ऊपर चला गया, और जो ऊपर था वो इस तरफ बाईं ओर चला गया। इस वाले में देखिए, ये फिर नीचे आ गया, ये नीचे था ये मध्य में आ गया, ये बीच में था ये ऊपर चला गया, और जो ऊपर था वो बाईं ओर चला गया। इसी तरह से आप क्रम में इसमें होना है,
इसको नीचे आना है, बराबर के चिन्ह को सबसे नीचे लाना है। कहाँ पर है ऐसा? बराबर के चिन्ह सबसे नीचे इधर है। तो इसका आंसर है विकल्प डी। यहाँ पर पहली आकृति में यहाँ पर एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखाओं से मिलकर, यानी पांच रेखा खंडों से मिलकर ये आकृति बना रखी है। फिर इसमें एक रेखा खंड कम होगी, ये चार रेखाओं से बनी आकृति है। फिर एक रेखाखंड कम हो जाएगा, इस तरह की आकृति बन जाएगी। फिर एक रेखाखंड कम होगा तो तब हमें दो रेखाखंड वाली आकृति यहाँ पर ढूंढनी है, जो कि विकल्प बी में है। इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर इस सीरीज को देखना है ये कैसे बढ़ रही है। यहाँ पर ये वृत्त है, ये रेखाखंड है और तीन रेखाखंड इधर लगे हुए हैं और ये त्रिभुज है। इसको ध्यान से देखने पर ये इस तरह से घूम गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये पूरी आकृति एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऐसे हो गई 90 डिग्री पे, ठीक है। और यहाँ पर तीन रेखाएं थी, एक रेखा कम होगी, दो रेखाएं होगी। अब इसको फिर 90 डिग्री पे घुमाना है और एक रेखा कम कर देनी थी। ये 90 डिग्री पे घूम गया एंटी क्लॉकवाइज और एक रेखा कम होगी। अब क्या होगा? इसी तरह 90 डिग्री पे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज और एक रेखा कम, एक रेखा ये है ना, ये कम हो जाएगी तो खाली एरो दिखेगा। तो यहाँ पर दो जगह है एरो, लेकिन ये क्या है, अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये घूम के सीधा हो जाएगा। वो आकृति है विकल्प सी में। आंसर इसका विकल्प सी। इस चित्र में देखिए, ये इसके चार हिस्से कर रखे हैं। इसमें प्लस लिखा है, माइनस, परसेंटेज का चिन्ह और ये सर्कल वृत्त बना रखा है। अगले वाले में क्या कर रखा है? यहाँ पर ये प्लस था, ये प्लस इधर दाहिने तरफ चला गया और जो ये वृत्त था ये नीचे चला गया। मतलब इस तरह से घूम रहे, मैंने क्लॉकवाइज घूम रही है, ये चिन्ह क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब ये प्लस यहाँ था, इधर आ गया, अब इधर था, ये नीचे आने की बारी आ गया। अब ये नीचे की जगह अब ये बाईं ओर चला जाएगा। इस तरह की आकृति कहाँ पर? जहाँ पर प्लस बाईं ओर है। इन चारों में से दो एक जगह। स्पष्ट आंसर हो गया इसका विकल्प सी। इस तरह से आपने इनको हल करना है। भाग 5 प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, इसको समझिए। ये एक प्रश्न सेट है और ये दूसरा प्रश्न सेट है, ये मतलब उनका। और दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह दे रखा है ना। तो प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसमें और इसमें एक संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न में, तीसरा प्रश्न और ये चौथा है, इनमें भी एक आवश्यक, इनमें भी एक संबंध है। जैसा संबंध इन दोनों में, वैसा ही संबंध इसका इन चारों में से किसके साथ होगा, उसको आपने यहाँ पर फिट करके देखना है। अब प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं। यहाँ पर ये आकृति घूमकर एंटी क्लॉकवाइज घूमकर ऐसा हो जा रहा है। जो काला वृत्त है वो इस तरह से सफ़ेद हो जा रहा है और एक रेखा कम हो जा रही है। तो अर्थात आपने अगले चित्र में एक रेखा कम करनी है, वृत्त को सफ़ेद दिखाना है और इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत, घड़ी की जो सुई है उसकी विपरीत दिशा में घुमाना है। घड़ी की सुई जिधर घूमती है उसके विपरीत दिशा में आपने उसको घुमाना है। तो घुमाइए। यहाँ पर ये इस तरह से इसको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है। घड़ी उल्टी घुमाना है घड़ी की सुई को, तो ये उल्टा इधर को घूम जाएगा, यानी ये आकृति खड़ी हो जाएगी और ये वृत्त व्हाइट हो जाएगा, एक रेखा कम हो जाएगी। जहाँ पर एक रेखा हो और वो उसका मुंह ऊपर की ओर हो और व्हाइट वृत्त सफ़ेद हो, ऐसा कहाँ पर है? यहाँ पर है विकल्प बी में। तो इसका आंसर हो गया विकल्प बी। इस तरह से इसको हल करना है आपने। प्रश्न 18 देखिए। यहाँ पर जो संबंध इन दोनों का आपस में है वही संबंध इसका इन चारों में से किसके साथ होगा, ये देखना आपने। यहाँ पर
इस खाने में ये वर्ग, वृत्त और त्रिभुज बना रखे। दूसरे खाने में क्या रखा है? दूसरे खाने में क्या कर रखा है? वर्ग के अंदर वृत्त और वृत्त के अंदर त्रिभुज डाल दिया उन्होंने। इस तरह से इसमें भी वही करना है। जो ये वृत्त है, सबसे पहले वाला को सबसे बाहर रखना है। वृत्त, वृत्त के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर वर्ग दिखाना है। ऐसा कहाँ पर है इन चारों में? पहले सबसे बाहर वृत्त होना चाहिए, वृत्त है, तब त्रिभुज होना चाहिए, तब वर्ग होना चाहिए। ये इसका आंसर है। विकल्प भी बच्चे ने यहाँ पर ये कर रखा है, उसने इस वर्ग को दूसरे नंबर पे कर दिया है, जो कि रॉन्ग है। प्रश्न 19 में देखिए, इस आकृति का संबंध जो इस आकृति से है, वही संबंध इस आकृति का इन चारों में से किसके साथ होगा? इस आकृति को देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है। ये पहले इस तरह से है सीधे, फिर खड़ी हो जा रही है ऊपर की ओर आकृति। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमकर ऐसी स्थिति बन रही है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और 90 डिग्री तक घूम रही है। यहाँ पर भी इस आकृति को एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। यहाँ पर है ये ठीक 90 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज। अभी ऐसा है, ये इस तरह से इधर को होगा और 90 डिग्री घूमेगा। तो इन चारों में से कहाँ पर ऐसा हो रहा है? ये हो रहा है विकल्प सी में। प्रश्न 20 देखिए, पहली आकृति है जो, और इसका संबंध क्या है? वही संबंध इसका इन चारों में से किसके साथ है? ये पहली आकृति है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। जो काले चित्र है ना, ये घूम के एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऐसा हो गया। इसी प्रकार इसको भी घुमाना है। ये यहाँ पर है इन दोनों, अब इन दोनों पर लग जाएगा इस तरह से। कहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर ये इन दोनों पे एंटी क्लॉकवाइज, इन यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम करके इस तरह से आकृति हो जाएगी। विकल्प सी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र यानी त्रिभुज, वर्ग, वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को चार उत्तर चित्रों के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। ए, बी, सी और डी ये दर्शाया गया है उत्तर चित्र। ये प्रश्न चित्र है। दाईं ओर के चित्रों में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न चित्र है। इस चित्र से ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये त्रिभुज को पूर्ण करने वाली आकृति कौन है जो इस पे फिट होगी और ये त्रिभुज बन जाएगा। इसका विकल्प सी आंसर है। प्रश्न 22 में देखिए, ये वर्ग की आकृति लग रही है लगभग। ऊपर का ये खांचा बना हुआ है, इस खांचे पे कौन सा फिट होगा जो ये पूर्ण वर्ग की आकृति प्राप्त हमें हो जाए। तो इसको देखने पर ये वाली आकृति को, अगर इस पे दो खांचे हैं तो ये भी दो खांचे नीचे को, ये गहरा है और ये उभरा हुआ है, ये दोनों इस पे फिट हो जाएंगे तो ये वर्ग की आकृति बनाती है। विकल्प डी इसका आंसर है। अगला देखिए, ये 23, ये अर्धवृत्त है, ये इसको, ये उभरा हुआ खांचा है, गर्त है। तो यहाँ पर भी ऐसे एक उभरा गर्त और उभरा हुआ खांचा होगा जो वो होगा। तो ये वाला आकृति है, इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो इस पे फिट करेंगे तो ये सर्कल वृत्त बन जाएगा। तो विकल्प सी इसका आंसर हुआ। प्रश्न 24 में देखिए, ये वर्ग लग रहा है, वर्ग पूरा करना होगा इसमें। ये गहरा है, ये उभरा हुआ है हिस्सा। ऐसा कहाँ पर है इसके विपरीत, जो उभरा और गहरा वाला हिस्सा हो तो ये वाला हो, इसको यहाँ पर फिट करेंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। इस तरह से विकल्प ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है निर्देश भाग 7 निर्देश। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है और दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश
ये XY है। इसी तरह से यहाँ पर दर्पण रखने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को, दर्पण में इस चित्र की आकृति कैसे बनती है उसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, को उत्तर चित्रों में से चुने। आप इसको दर्पण के आगे रखेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति दर्पण में बनती है वो देखना है अपने मिरर में। देखिए ये मिरर में क्या होता है, दर्पण में क्या होता है बच्चों, जो दर्पण के पास होता है वो दर्पण के पास बनता है, जो दर्पण से दूर होता है उसकी आकृति दर्पण में बनती है, और इसमें पार्श्व परावर्तन होता है। ठीक है, ऊपर नीचे में बदलाव नहीं आता, अगल बगल, ये वाला नज़दीक और दूर वाला इधर दूर यहाँ आ जाएगा, इस तरह का परिवर्तन होता है इसमें। तो देखिए कहाँ पर ऐसा, ये तो थोड़ा ये दूर दूर हो गया है, इसमें ये परावर्तन तो हो गया, लेकिन ये वाला पार्श्व परावर्तन इसमें होगा, ये वाला तो ये पहले आएगा, ऐसे में आना था तो ऐसे में यहाँ पर आ रखा ये, तो ये, और जो ये दूर है ये इस तरफ भी दर्पण से दूर इधर बन रहा है। विकल्प डी इसका प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो आंसर हो गया विकल्प डी। इस प्रश्न में देखने पर, इस प्रश्न में कैसी आकृति बनेगी दर्पण में, ये हिस्सा पहले और इधर वाला हिस्सा इधर दूर बनेगा, ये वाला हिस्सा भी दूर बनेगा। ऐसा कहाँ पर है, ऐसा यहाँ पर है, ये हिस्सा दूर इधर बन रहा है, तो विकल्प सी इसका आंसर होगा। ये आकृति दर्पण में कैसी दिखेगी, ये वाला हिस्सा सबसे पहले, ये उससे दूर और ये सबसे दूर, ऐसा। प्रश्न 28 में देखिए, यहाँ पर दर्पण में कैसे दिखेगा, ये वाला हिस्सा पहले दिखेगा, ये वाला हिस्सा दूर दिखेगा, बाद में दिखेगा। ऐसा कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये अंदर हो गया ना, इसको बाहर आना चाहिए था, ये अंदर हो गया इसलिए नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये हिस्सा नीचे था, ये ऊपर हो गया, ऐसा इसमें परिवर्तन ऐसा नहीं होता, अगल बगल वाला परिवर्तन होता है। तो इसमें होगा ये वाला हिस्सा, ये बाहर है ना, ये बाहर चला गया, ये नीचे था, ये नीचे ही है लेकिन दूर हो गया, ये वाली आकृति, तब इसका नंबर हो गया, तब ये हो गया, ये सबसे लास्ट में होगा। इन दोनों में क्या अंतर होगा, ये वाला हिस्सा दूर तो हो गया और बाहर को, ठीक है, ये विकल्प सी इसका आंसर है। भाग 8 निर्देश, प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों में से चुनना है, जैसा इसको खोलने पर दिखेगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन पेपर है, इस प्लेन पेपर को एक बार फोल्ड करने पर ये इस तरह से हो जाएगा, दूसरी बार फोल्ड करने पर इस तरह से हो गया। कुल कितनी तह बनेगी इसमें, इसमें देखिए बच्चों, इसमें कुल 4 तहें बनती हैं, 1 2 3 और 4। तो जो हम ये सर्कल है इसको कटिंग करेंगे तो ये 4 सर्कल बनेंगे। अभी देखते हैं, को काटिए ऐसा, आपको सर्कल बना के इसको काट देना है ऐसा, और इस पेपर को फिर हमने जैसे फोल्ड किया है इसको अनफोल्ड करना है, इसको खोल देना है, तब देखें कितना इसमें ये सर्कल का ये जो गोला बना है ये कितना बनता है इसमें। इसको खोलेंगे हम तो इस तरह से ये इसमें इस तरह की आकृति बन जाएगी। इसमें 4 वृत्त 4 सर्कल बन गए इसमें। तो यहाँ पर जो प्रश्न में विकल्प डी में है, तो इसमें 4 तहें थी, 4 फोल्ड था, तो एक सर्कल काटने पर 4 सर्कल, जब हम उसको खोलेंगे 4 वृत्त हमें दिखाई देंगे। तो विकल्प डी इसका आंसर है। तो जिसमें उसका 1 बनाएंगे उसका 4 गुना दिखेगा आपको, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर हमने ये कागज़ को फोल्ड किया है, ये एरो दिखा रहा है, इसको फोल्ड कर देना है, मतलब
इतना लंबा कागज है, इसको बीचों बीच से फोल्ड कर दिया ऊपर को, फिर फोल्ड होकर छोटा हो जाए वो ऐसा। अब इसको फिर फोल्ड कर देना है, तो इसमें फोल्ड करके इसमें 4 तहें बन गई है। अब इसमें हमने यहाँ पर 3 सर्कल काट दिए। इस काले का डॉट का मतलब मैंने छेद कर दिया हमने। इसको जब खोलेंगे ये 3 वृत्त दिख रहे हैं, खोलने पर 3 चौको 12 दिखेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 हैं इसमें 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हैं। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 हैं। तो यहाँ पर ये इस गिनती से भी आप अनुमान लगा सकते हैं विकल्प 30 ये भी 12 बन रहा है। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, इन दोनों में 12 12 बन रहे हैं। अब इसमें से छांटना है आपने कौन इसका आंसर होगा। तो इसको आप बनाओगे तो इसका आंसर इस तरह से विकल्प बी आता है। आपने ये नहीं लिखना क्योंकि बीच में भी कट रहा है ना ये, तो बीच में भी आएंगे बिंदु, 4 बिंदु बीच में आएंगे, 4 वृत्त बीच में आएंगे कटे, तो इसका विकल्प बी आंसर होगा। प्रश्न 31 में देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड किया गया, ऐसा बन जाता है। फिर इसको एक बार और फोल्ड कर दिया तो ये इस तरह से बन जाता है। और उसका एक जगह पे हमने कट लगाया, एक कट लगाया, आपको 4 कट मिलेंगे। और किस तरह से मिलेंगे वो, 1 2 3 4 में से विकल्प सी की तरह वो खोलने पर आपको आकृति दिखाई देगी। अगला देखिए, इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, फिर फोल्ड करेंगे और इसको काट देंगे यहाँ पर, तो आपको इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देगी, आपको इनमें से ये वाली आकृति दिखाई देगी, विकल्प ए। भाग 9 निर्देश, प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। आपको ये कटिंग दे रखी है, कट आउट बोलते हैं इसको आपने मिलाना है, इसकी एक आकृति बनानी है। इन 4 में से कौन सी आकृति बनेगी, आपने इनका अभ्यास ब्लॉक पेपर कटिंग करके या गत्ता कटिंग करके इनका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैसे करेंगे आप, ये वाला हिस्सा उभरा होना चाहिए और ये मिला हुआ होना चाहिए। एक आपको आयत होना चाहिए, आयत कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर 2 जगह आयत है, ठीक है। अब आपने देखना है ये वाला, अब आयत के बगल में इसको लगा देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा ये लग जाएगा, तो विकल्प बी इसका आंसर होगा। त्रिभुज और ये चतुर्भुज बना रखें, कटिंग कटआउट बना रखें, उनको आपने मिला के देखना। ये त्रिभुज है तो त्रिभुज वाली आकृति इसमें और इसमें इन दोनों में दिखाई दे रही है। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो इसको ध्यान से देखने पर ये वाला पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब विकल्प डी इसका आंसर है। अगला देखिए 35 में, यहाँ पर भी ये एक त्रिभुज और 2 चतुर्भुज हैं। इसी तरह की आकृति इनमें से मिला करके कटआउटों को मिलाकर कैसी बनेगी आकृति, इस त्रिभुज पे ध्यान दीजिए। ऐसा त्रिभुज कहाँ पर दिख रहा है आपको, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 त्रिभुज दिख रहे हैं तो इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 त्रिभुज हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एक त्रिभुज है तो ये हो सकता है, ये वाला हिस्सा ये हो सकता है और ये ऐसा ये वाला हिस्सा होता है, तो विकल्प ये 35 का विकल्प ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर इस चित्र को देखिए, यहाँ पर त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज, फिर छोटा त्रिभुज और 2 त्रिभुज और है। इनमें से कहाँ पर ये आकृति बनी हुई है, जहाँ पर ये छोटे छोटे 2 त्रिभुज भी हों और ये छोटा त्रिभुज हो और बड़ा त्रिभुज हो, तो यहाँ पर ये 2 छोटे त्रिभुज नहीं है तो ये छोड़ देना है। यहाँ पर तो 3 है, ये भी छोड़ देना है। ये 2 त्रिभुज है, इन दोनों में देखना है, लेकिन जो ये बड़ी आकृति वाली त्रिभुज है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही साफ, तो आपका आंसर होगा विकल्प सी। एक कटआउट को मिला करके इस तरह की आकृति बन जाएगी।
भाग 10 प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र सम्मिलित है। ये वाली जो आकृति है इनमें कहीं छुपी है। किसमें छुपी है उसको आपने ढूंढना है, वही उसका आंसर होगा। ये वाली आकृति इसमें तो नहीं है क्योंकि ये ऊपर की ओर है, ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी दिखने को तो दिख रहा है लेकिन ये हिस्सा लंबा है, यहाँ पर ये छोटा हो गया, तो ये इसका आंसर होगा विकल्प सी। यहाँ पर देखिए उल्टा फनल रखा हुआ है। इसी तरह की आकृति इनमें से कहाँ पर है? ये इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। देखो बच्चों ये अंदर ये और ये चौड़ा हिस्सा, तो इसका आंसर होगा विकल्प सी। यहाँ पर देखिए ये एरो दिख रहा है लेकिन इधर खुला है, नीचे भी खुला है इसका रेखाएं, तो रेखाएं दोनों तरफ से ये खुली है। ऐसी आकृति कहाँ पर छुपी है? यहाँ पर ये चित्र है और ये कट ऊपर यहाँ पर दूसरा त्रिभुज लग गया उस पर, तो यहाँ पर ये दिख रहा है ये आकृति इसमें, बाकी में यहाँ पर नहीं, इस पर कट नहीं लगा हुआ है, ऐसा खुला हिस्सा नहीं, नुकीला पूरा हो गया, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसका आंसर है विकल्प ए। यहाँ पर ये चतुर्भुज है, उस पर रेखाएं लगी हुई हैं। इसी तरह की आकृति कहाँ पर छुप रखी है आपने देखना है। ऐसा पहले चतुर्भुज ढूंढना है कहाँ पर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये ऐसा उल्टा ऐसा, ये भी नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला ये हिस्सा हो गया और ये इधर चला गया और फिर नीचे को आना, ये नीचे को आ गया, तो यहाँ पर दिख रहा है। इसका विकल्प सी इसका आंसर होगा। यहाँ पर ये आकृति छुपी। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें किसी विषय के बारे में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर वन के बारे में लिखा गया है, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। उसमें क्या क्या बातें बताई गई है उसको 2-3 बार पढ़ना है आपको और उसके बाद उसका जवाब देना है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक बार। वन हमारे लिए अनेक रूप से उपयोगी है। वे हमें घर बनाने और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी देते हैं। वन हमें ईंधन के लिए और कागज बनाने के लिए भी लकड़ी देते हैं। वे पक्षियों, वन्य पशुओं और कीड़े मकोड़ों को शरण देते हैं। वन वर्षा को भी निमंत्रण देते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए वनों का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण। यह तथ्य पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि हमें पर्यावरण की देखभाल करनी है। मनुष्य के निरंतर बने रहने के लिए पर्यावरण और उसके संसाधनों का समझदारी से उपयोग आवश्यक है। आपको इसको 1-2 बार और पढ़ना है। अब इस पर प्रश्न है, पर्यावरण की रक्षा के लिए का अस्तित्व आवश्यक है। यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें आपने इन 4 विकल्पों में से एक को भरना है। आपने पीछे पढ़ा है पर्यावरण की रक्षा के लिए का अस्तित्व आवश्यक है, वहाँ पर एक सेंटेंस होगा इस तरह से, पर्यावरण की रक्षा के लिए। यहाँ पर है ना ये सेंटेंस, तो इसी तरह से इसका जवाब देना है। तो आपको मिल गया यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यावरण के संरक्षण के लिए वनों का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही प्रश्न का जवाब हो जाएगा वनों का। यहाँ अपने विकल्प में लिखना है वनों। प्रश्न, संरक्षण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। सुरक्षा, शरण, निर्माण या विनाश। संरक्षण शब्द का विपरीत अर्थक, तो ये आपको शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द ये आने चाहिए ना। तो यहाँ पर संरक्षण है, संरक्षण में उसकी सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, और यहाँ पर उसकी जगह क्या हो जाएगा, संरक्षण का विलोम विनाश होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समझदार का समानार्थक नहीं? जैसे समझदार की तरह वो शब्द होगा। समझदार है जैसे उसका पर्यायवाची शब्द क्या है वो देखना आपने। समझदार से मिलता जुलता अगला शब्द। यहाँ पर तर्क संगत में समझदारी से मतलब है समझदार तर्क लगाता है, बुद्धि चाहिए समझदारी के लिए, और जो समझदारी वाली बात होती है वो न्यायोचित होती है। इसमें ये लग रहा है हास्यास्पद। ये हास्यास्पद क्या है, समानार्थक शब्द नहीं है। वढ़ई वनों पर निर्भर होते हैं क्योंकि वहाँ से उन्हें
के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। बढ़ई मने कारपेंटर, आंसर होगा फर्नीचर बनाने में। वन्य पशु आवासहीन हो जाएंगे यदि कागज की मिलें नष्ट हो गई, मकान बनाए गए, वन उजाड़ दिए गए, पर्यावरण का संरक्षण किया गया। वन उजाड़ दिए गए, आंसर होगा इसका वन उजाड़ दिए गए, विकल्प सी। अगला पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ आते हैं बच्चों इसमें आप। ये दूसरा पैराग्राफ है, सचिन को कनिष्ठ वर्ग में 100 मीटर की दौड़ के लिए चुन लिया गया। वह एक अच्छा धावक था पर आज तक कभी जीता नहीं। इस वर्ष उसने 3 महीने तक अभ्यास किया। वह बहुत चिंतित और तनावग्रस्त था। खेल कूद प्रारंभ हुए और उसका नाम पुकारा गया। सचिन दौड़ के लिए तैयार था। जब सीटी बजी वह स्थिरतापूर्वक दौड़ा और विजय चिन्ह तक पहुंच गया। प्रत्येक व्यक्ति उसके चारों ओर खड़ा हो गया और उसे बधाई देने लगा। सचिन दौड़ जीत चुका था। यह पहला अवसर था जब उसने पुरस्कार जीता। उसने अपने खेलकूद के शिक्षक को उसे प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद दिया। उसे मुख्य अतिथि से मेडल लेते हुए गर्व और प्रसन्नता महसूस हो रही थी। उसके माता पिता को भी उस पर गर्व था। आपको इसको 1-2 बार और जब पढ़ दोगे तब वीडियो को आगे चलाकर उसके उत्तर देने हैं आप। प्रश्न है, सचिन ने भाग लिया। अब आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो उसमें आपको अभी याद होगा तुरंत, किसमें भाग लिया? 100 मीटर की दौड़ में। तो इसका आंसर हो गया 100 मीटर की दौड़। प्रश्न है, सचिन ने अभ्यास किया 3 सप्ताह तक, 1 वर्ष तक, 1 महीने तक, 3 महीने तक। आपने पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, वहाँ पर कहीं पर 3 महीने शब्द आया है ना, कि 3 महीने तक अभ्यास किया। तो इसका आंसर हो गया 3 महीने, विकल्प डी। प्रश्न, जब सचिन ने पुरस्कार ग्रहण किया तो उसे कैसा लग रहा था? केवल गर्व, सबलता, प्रसन्नता और गर्व, संतुष्ट। आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर गर्व और प्रसन्नता लिखा हुआ है। तो उसका आंसर हो गया विकल्प सी, प्रसन्नता और गर्व महसूस किया। प्रश्न, दौड़ में भाग लेने के लिए सचिन को किसने प्रोत्साहित किया था? मित्रों ने, खेलकूद के शिक्षक ने, माता पिता ने या प्रधानाध्यापक? यहाँ पर लिखा है खेलकूद के शिक्षक ने उसको प्रोत्साहित किया। बधाई देने का अर्थ है प्रशंसा करना, तालियां बजाना, प्रारंभ करना या पुरस्कृत करना। बधाई देना, जब बच्चों आप पास होते हो तो आपको बधाई देते हैं, तो इसका आंसर है प्रशंसा करना। तीसरा पैराग्राफ, पर्यटन का एक लाभ यह है कि हम सीखते हैं कि असुविधाओं को कैसे सहन किया जाए और कठिनाइयों के बीच कैसे शांत रहा जाए। पर्यटन के लाभों के कारण ही पर्यटन संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो गया है। लाखों विदेशी भारत के स्थानों की सुंदरता और संस्कृति को देखने के लिए प्रतिवर्ष भारत आते हैं। वे हिमालय, ताजमहल, अनेक महलों व किलों, वन्य जीवन के अभयारण्यों तथा समुद्री सैरगाहों आदि स्थानों की सुंदरता देखने के लिए यहाँ आते हैं। वे यहाँ की संपन्न सांस्कृतिक विरासत की जानकारी के साथ साथ यहाँ की प्यारी यादें भी अपने साथ ले जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसको एक बार और पढ़ो। पर्यटन का एक लाभ यह है कि हम यह सीखते हैं कि असुविधाओं को कैसे सहन किया जाए और कठिनाइयों के बीच भी कैसे शांत रहा जाए। पर्यटन के लाभों के कारण ही पर्यटन संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो गया है। लाखों विदेशी भारत के स्थानों की सुंदरता और संस्कृति को देखने के लिए प्रतिवर्ष भारत आते हैं। वे हिमालय, ताजमहल, अनेक महलों, किलों, वन्य जीवन के अभयारण्यों, समुद्री सैरगाहों आदि स्थानों की सुंदरता देखने के लिए यहाँ आते हैं। वे यहाँ की संपन्न सांस्कृतिक विरासत की जानकारी के साथ साथ यहाँ की प्यारी यादें भी अपने साथ ले जाते हैं। अब प्रश्नों को देखते हैं। पर्यटन हमें कठिनाइयों में डैश डैश रहना सिखा। शांत, हिम्मती, निडर या उदार? आपने 2 बार पढ़ा है, आपकी स्मृति में होगा ये। तो क्या था उसमें? शांत। पर्यटन हमें कठिनाइयों में शांत रहना सिखाता है। प्रश्न, पर्यटन के लोकप्रिय होने का एक कारण यह है कि लोगों ने अधिक डैश डैश या खाली जगह प्रारंभ कर दिया है। पर्यटन के लोकप्रिय होने का कारण क्या है? उड़ान भरना किया लोगों ने, चलना फिरना शुरू करा, घूमना फिरना शुरू करा या दौड़ना भागना? आंसर इसका विकल्प सी। प्रश्न, अन्य स्थानों के अतिरिक्त पर्यटक अवश्य देखने जा
पार्क, गुफा, छिपने का स्थान या अभ्यारण्य। पार्क में, गुफाओं में या छिपने के स्थानों में या अभ्यारण्य में। आंसर इसका अभ्यारण्य में। अभ्यारण्य क्या हुआ? ऐसा सुरक्षित जंगल जिसमें पशु, पक्षी, जंगली जानवर स्वच्छंद घूम सके, उनको प्राकृतिक परिवेश पूरा मिलता है, उसको कहते हैं अभ्यारण्य। पर्यटक अपने साथ ले जाते हैं प्यारी यादें, संक्रमण, धन या दुखद अनुभव। क्या ले जाते होंगे? तो इसका आंसर है प्यारी यादें। प्रश्न, अभ्यारण्य शब्द का अर्थ वही है जो का है? यहाँ पर दे रखा आरक्षित वन, पवित्र स्थान, समुद्र तट, चिड़ियाघर। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बोला था? अभ्यारण्य, अरण्य मने वन, और सुरक्षित वन बोला था मैंने आपको। तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक शब्द आ रखा है, आरक्षित वन। तो इसका आंसर हो गया आरक्षित वन। इस तरह से आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, या अगर आपको नहीं आता तो इस तरह से आपने अनुमान लगाना है कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है, ताकि आपके अधिक से अधिक अंक आए। चौथा पैराग्राफ है, बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि छुट्टी बिताने के लिए समुद्र तट सबसे अच्छा स्थान होता है। परिवार समुद्र में तैरने का आनंद उठाते हैं, बच्चे बालू से खेलते हैं। आपने भी खेला बालू से? पहाड़ों में बालू कहाँ है, मैदान में बालू कहाँ है? नदी के किनारे, है ना? नहीं तो मिट्टी में खेला है आपने। समुद्र का किनारा बहुत शांत स्थान हो सकता है, किंतु कुछ लोग दिन में समुद्र तट का आनंद उठाने के बाद वहाँ बहुत सी कूड़ा करकट, प्लास्टिक बोतलें, बचे हुए जूठे खाद्य पदार्थ, कागज आदि छोड़ देते हैं। हमें अपने समुद्र तटों की देखभाल अवश्य करनी चाहिए और वहाँ की यात्रा पूरी करने के बाद उन्हें साफ सुथरा छोड़ना चाहिए। बच्चों, कौन कौन गया समुद्र के तट पर? जो समुद्री तटों के बच्चे हैं वही गए होंगे, या नहीं गए तो नदी के किनारे, नदी के तटों पे गए, वहाँ बालू मिलती है आपको अच्छा लगता है ना। प्रश्न, लोग समुद्र तट पर जाना क्यों पसंद करते हैं? यह बहुत शांत होता है, बहुत गंदा होता है, अस्वच्छ होता है, यह पानी से भरा होता है, यह दुकानों से भरा होता है। अब समुद्र पर जाना क्यों पसंद करते हैं? यह बहुत शांत होता है, या यह पानी से भरा हो। कोई कोई बच्चा बोले यह पानी से, तो वाकई में पानी से भरा हुआ है, तो इसको विकल्प को सी को सही कर देंगे? नहीं, उसमें आपने पैराग्राफ में देखना क्या लिखा है। और हम क्यों जाते हैं कहीं घूमने? शांति के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं। यहाँ पर शांत है बहुत, यह बहुत शांत होता है। विकल्प इसका आंसर है। प्रश्न, परिवार समुद्र तट पर क्या करना पसंद करते हैं? मछली पकड़ना। अरे मछली पकड़ना अपराध है, मछली पकड़ना अपराध है तो इसलिए नहीं जाते हो। प्लास्टिक की बोतलें फेंकना, ये भी अपराध है, प्लास्टिक की बोतलें नहीं फेंकनी, वहाँ गंदगी नहीं करनी। तैरना और बालू से खेलना, हाँ तो तुम तैरने के लिए जाते होंगे या बालू से खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए जाते हो कि खाने के लिए? खाना तो घर में भी खा सकते हैं, है कि नहीं? तो इसका आंसर है तैरना और बालू से खेलना। प्रश्न, समुद्र तट पर दिन में आनंद उठाने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं? वे अच्छी नींद सोते हैं, वे समुद्र तट पर कूड़ा करकट फेंकते हैं, वे प्लास्टिक बोतल इकट्ठा करते हैं, वे छोड़े गए जूठे भोज्य पदार्थ को ले जाते हैं, वे समुद्र तट पर कूड़ा करकट फेंकते हैं। इसका आंसर ये होगा विकल्प बी। प्रश्न, समुद्र तट पर जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? समुद्र तट को सदा साफ सुथरा छोड़ना चाहिए। यदि मानो तुम वहाँ घूम गए और आप घर जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर खाना पीना जो तुमने गंदगी की है उसको डस्टबिन में डाला कि नहीं डाला, या वहाँ लोगों की सहायता करें, छोड़ गए भोज्य पदार्थ न ले जाएं, कुछ कागज छोड़ दें, तो क्या करना चाहिए हमको? जब ऐसे प्रश्न होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें उत्तर हमेशा क्या देना है? जो अच्छी बात है उसको ध्यान में देखना है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है? समुद्र तट को सदा साफ सुथरा छोड़े। तो आपका आंसर है विकल्प ए। प्रश्न, देखभाल करना वाक्यांश का अर्थ क्या है? इस पैराग्राफ में जहाँ पर देखभाल करना शब्द आया है, इसका अर्थ यहाँ पर क्या था? किसी वस्तु को देखना, ध्यान रखना, सुंदर दिखाई पड़ना या सावधानी से देखना। यहाँ पर आएगा, उसका ध्यान रखना है। अंक गणित परीक्षण, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें ए, बी, सी और डी के क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है, वह आपने छांटना है।
प्रश्न, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं। दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 24 डिग्री या 30 डिग्री। एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां होती हैं। एक पूर्ण वृत्त में कुल 360 डिग्री होते हैं, 360 अंश होता है उसमें। इसलिए दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण निकालने के लिए 360 अंश को जो तीलियों की संख्या है 24 उससे भाग करना हो। यहाँ पर कुल 24 कोण बनेंगे। 24 कोणों का मान है 360 डिग्री। हमें दो तीलियों के बीच के बने कोण का मान ज्ञात करना है, तो एक एक नियम से इसको हल करेंगे। 24 कोणों का मान है 360 अंश। दो संलग्न तीलियों के बीच के कोण का मान होगा 360 में 24 का भाग देंगे। इसको सरल करेंगे अंश तथा हर में 12 से भाग देने पर, तो 12 दूना 24 और 12 दिया 36, 30/2 हो जाएगा। तो 2 से 30 में भाग दो। अगला प्रश्न है, पी, क्यू, आर और एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर एक दर्शाया गया है दंड ग्राफ द्वारा। उपयुक्त तो दंड ग्राफ से आपने ज्ञात करना है क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से मिलकर जो प्रश्न किए हैं उससे कितने अधिक किए हैं। विकल्प है 4, 2, 16, 12। क्यू ने किए 6 प्रश्न, आर ने किए 10 प्रश्न, दोनों ने मिलकर किए 6 और 10 16 प्रश्न हल। इसी तरह से पी ने किए 4 प्रश्न हल, एस ने किए 8 प्रश्न हल, दोनों ने कुल मिलाकर के 8-4 यानी 12 प्रश्न हल किए। अब प्रश्न है क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी और एस दोनों से अधिक हल किए। तो आंसर होगा 16 में से हमने 12 घटा देना 4। विकल्प ए सही है। प्रश्न, 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण क्या होता है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या सरल कोण। यहाँ पर ये बना रखी है घड़ी, ये एक सीधी रेखा में हो रही है, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा? सरल कोण बनेगा। प्रश्न, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है? यहाँ पर ये 4 आयत बना रखे हैं। ए का दे रखा है 192 वर्ग सेंटीमीटर, बी 196 वर्ग सेंटीमीटर, सी में 212 और डी में 180 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आंसर होगा विकल्प बी 196। प्रश्न, 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। यहाँ पर 33/40 में से a/b माना हमने घटाया और बराबर हो जाता है 11/40। ये प्रश्न के अनुसार हमने इसको लिख दिया है। अब 33/40 के साथ जो 11/40 है बराबर के इधर, उसको पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो वो उसका चिन्ह बदल जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो होगा 33/40 माइनस 11/40 बराबर a/b। ये माइनस था, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। अब 40 को हमने यहाँ पर एलसीएम हो गया, यहाँ पर एलसीएम हो गया 40, ऊपर हो जाएगा 33 माइनस 11। 33 में से 11 घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22/40 आएगा। a/b का मान क्या है? 22/40। अब इसको सरल करेंगे, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, अंश में भी हर में भी, तो ये 2 का भाग 22 में देंगे 11 आता है, 2 का भाग 40 में देंगे 20 आता है। तो 11/20 इसका आंसर है, जो विकल्प ए में है। विकल्प ए सही है। एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपये की 4 टॉफी की दर से उसको बेचता है। 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है? 1200, 1500, 2000 या 2500। दुकानदार 1 रुपये में 5 टॉफी खरीदता है, यानी एक टॉफी का लागत मूल्य 20 पैसे होगा। 5 का भाग 1 रुपये में देना ना, 5 टॉफी खरीदता है 1 रुपये में, 1 टॉफी खरीदेगा 1/5 रुपये में, 5 का भाग 100 में देंगे 20 आता है, यानी 20 पैसे में 1 टॉफी आती है। वह 1 रुपये में 4 टॉफी बेचता है, यानी 1 टॉफी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 4 का भाग 100 में देंगे 25 आता है, विक्रय मूल्य हो गया 25। प्रति टॉफी लाभ होगा 25 में से 20 घटा देना है, 5 पैसे उसका लाभ होगा। लाभ के लिए आवश्यक संख्या, कुल लाभ चाहिए उसको 125 रुपए का, तो लाभ प्रति टॉफी को
टॉफी की संख्या से हमको गुणा कर देना है। तो 125 रुपये लाभ कमाने के लिए उसको 5 पैसे को टॉफियों की संख्या से गुणा करना है। इससे हमें संख्या टॉफी की संख्या ज्ञात हो जाएगी। टॉफी की संख्या होगी 125 बटे 0.05। इसको जो भाजक है जिससे भाग दिया जा रहा है उसको हम पूर्णांक में बदलेंगे। तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, अंश में भी हर में। तो अंश में हो जाएगा 12,500 और हर में हो जाएगा 5। 5 का भाग 12,500 में देंगे तो 2500 आता है। इसलिए दुकानदार को 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए 2,500 टॉफी बेचनी होगी। प्रश्न, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। इसमें अंदर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ बनाना, रास्ता बनाना। इस पथ को समतल करने पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय हो गया, यानी खर्चा कितना आएगा। तो ये चित्र बना रखा है इसमें, इस तरह से ये वर्गाकार पथ है। एक वर्गाकार पार्क की भुजा है 50 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2,500 वर्ग मीटर। पार्क के अंदर की ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले पथ के अंदर का बचा क्षेत्रफल निकालना होगा। पार्क के अंदर की बची भुजा क्या है, 50 मीटर में से 2.5 मीटर इधर और 2.5 मीटर ऊपर, यानी 5 मीटर घटा देना 50 में से, 45 मीटर आएगा। अब अंदर का क्षेत्रफल होगा 45 गुणा 45 होता है 2025 वर्ग मीटर। फिर पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल पार्क का बाहर का जो क्षेत्रफल था अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देना है। 2500 में से 2025 घटाएंगे, ये 475 वर्ग मीटर आता है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि पथ को समतल करने पर प्रति वर्ग मीटर 10 रुपये व्यय होगा, अतः कुल व्यय होगा। पथ का क्षेत्रफल में प्रति वर्ग मीटर जो खर्चा है उसको गुणा कर देना। 475 को 10 से गुणा करेंगे तो 4,750 रुपये का खर्च आएगा। अतः इसका आंसर है विकल्प बी। विकल्प बी सही है। टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपये में खरीदा। उसने 3,400 रुपये स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किए और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपये में बेचा। उसको लाभ हुआ या हानि। यहाँ पर खरीद मूल्य है 55,000 रुपये और मरम्मत किया उसने, उसमें भी खर्चा लगा होगा, उस पे लगा 3,400 रुपये। तो कुल उसने कितना खर्च किया, 55,000 में 3,400 जोड़ देना, कि ये हो गया 58,400। विक्रय मूल्य है 56,030 रुपये। अब तुलना करते हैं। यदि विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है, यदि विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कम हो तो हानि होती है। यहाँ पर क्या हुई, हानि। 56,030 छोटी संख्या और 58,400 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर हानि हुई, यानी टीना को हानि हुई। हानि लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 58,400 में से 56,030 घटा देना है, 2,370 आता है। अतः टीना को 2,370 रुपये की हानि। विकल्प भी सही है। प्रश्न, 5/22 +7/22 -3/22 +9/22 -1/22 को सरल करने पर प्राप्त होता है। इसको हम सरल करेंगे। 5/22 धन 7/22 धन 9/22, इनको एक तरफ लिख दिया और माइनस वालों को उसके बाद लिख दिया। 3/22 -1/22। अब सबके हर में 22 है तो एक बार 22 लिख देंगे, एलसीएम हो गया हो, और ऊपर अंश की संख्याओं को लिख देंगे चिन्ह सहित। 5 + 7 + 9 -3 -1। अब इनको जोड़िए, पहले प्लस वालों को इधर जोड़े, माइनस वालों को जोड़िए। 7 × 12 9 21, 3 और 1 4, 21 - 4 हो गया बटे 22। 21 में से 4 घटाएंगे 17 आता है। 17/22 इसका आंसर हो। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 18 - मंझला 16 - 5 - 4 और ये रेखा कोष्टक है 4 - 1 के ऊपर, और फिर इन कोष्टकों को हमने बंद कर दिया। इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो बार लगा रखा है ऊपर, रेखा डंडी लगा के, उस वाले को हल करते हैं, बाकी को सेम लिखना है। 8 - 18 - 16 -5 -4 -1 को क्या कर देना, घटा देना। 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। इस तरह से दूसरे लाइन में, तीसरी लाइन में देखो 8 - 18 - 16
यहाँ 5 में से 3 घटाना। अब छोटा कोष्टक है उसको हल करते हैं, उसके अंदर की संख्याओं को। तो 5 में से 3 घटा के 2 आ गया। अब हमने मंझला कोष्टक के अंदर की संख्याओं को हल करना है। ये हो जाएगा 18 माइनस 8 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 2। 16 में से 2 घटा के 14 हो गया। तो संख्या आएगी 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू 18 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट को हल कर दो। 18 में से 14 घटा के 4 आ गया। ये आए 8 माइनस 4, अर्थात 8 में से 4 घटा के कितना आया 4। प्रश्न, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा जी के घर पहुंच गया। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और सायं 3:30 बजे अपने घर पहुंचा। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, ये प्रश्न है। इसको हमने सॉल्व करना है। सुरेश सुबह 9 बजे घर से निकला, 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में चला और 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं। अब पैदल चला वो 1 घंटा 5 मिनट उसने बस में यात्रा की। अब इनको सबको मिनट में बदलना है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 5 मिनट और जोड़ दो, 65 मिनट हो गया। 15 मिनट पैदल चला तो 10 मिनट शुरू में पैदल चला, तो 10 धन 65 धन 15, इन तीनों को जोड़ देंगे। 65 और 10 75 और 15 90 मिनट, यानी इसको फिर घंटे में बदल दो, 1 घंटा 30 मिनट। अब देखिए सुबह 9 बजे में 1.5 घंटा और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10:30 बजे हो जाएगा। अब वहां कितनी देर रुका 3 घंटा 20 मिनट रुका, तो 10:30 में 3 घंटा 20 मिनट और जोड़ देंगे तो 1:50 और वह 3:30 बजे घर पहुंचा। मतलब वापसी की यात्रा का समय 1:50 से और 3:10 तक का है। इसमें 1 घंटा 40 मिनट आता है। अतः वापसी की यात्रा में उसे 1 घंटा 40 मिनट लगे। प्रश्न 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप है। 20.0925 को पहले दशमलव हटा करके भिन्न के रूप में लिखना। 20.0925 को हमको 10,000 से गुणा भी करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा, तब ये 20,925 हो जाएगा। उससे 10,000 से भाग देंगे। फिर इसको और सरल करना है। इसके बाद अंश और हर दोनों में 25 से हमको भाग देना है, तो 25 से भाग देंगे, उसमें आएगा 8,037 और 400, तो उसको भिन्न के रूप में लिख दिया हमने 8,037/400। अगला है 300 मिलीलीटर की पानी की 17 बोतलों तथा 130 मिलीलीटर की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में बताना है कुल कितना द्रव आया। इसको हल करते हैं। उत्तर 300 मिलीलीटर की 17 बोतलें, यानी 1 लीटर में एक बोतल में 300 मिलीलीटर, 17 बोतल में 17 5100 मिलीलीटर हो गया। 130 मिलीलीटर की 30 बोतल में कितना आएगा, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 39 3,900 मिलीलीटर। कुल कितने मिलीलीटर हो गया 5100 में आपने 3,900 जोड़ देना है, तो इसको जोड़ के 9,000 मिलीलीटर आया। तो 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर आता है, तो 9,000 में कितना आएगा, उसमें 1,000 से भाग देंगे तो 9 लीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न 3 + 3/100 + 3/1000 + 3/10 लाख के बराबर दशमलव संख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना। इनको पहले दशमलव के रूप में लिख देना है। 3 को 3 ही रखेंगे, 3.000 इस तरह से आ जाता है। और 3/100 को क्या लिखेंगे, 100 से भाग देने पर, किसी संख्या में 100 से भाग देने पर दशमलव 2 अंक इधर आ जाता है, दशमलव तो 0.03 होगा। इसी प्रकार 3/1000 में 0.003 होगा और 3/10 लाख में 0.0000003 होगा। अब इसको हम स्तंभ विधि से जोड़ेंगे ताकि सवाल करने में आपको कठिनाई न। दशमलव बिंदु के ठीक नीचे दशमलव बिंदु लगाते रहना है। उससे पहले पूर्णांक को लिखना है। पूर्णांक केवल इसमें 3 है, उसके बाद खाली जगह बचेगी, उनमें 0 बढ़ाते रहना। दूसरा है 0.003, उसके आगे 0 बढ़ा दो। 0.003 है, उसके आगे 0 बढ़ा दो। और लास्ट में 0.00000
3। इस तरह से ये एक सिमेट्री में आ गया है। अब इसको जोड़िए, पहले खाने में 3 आएगा, दूसरे में 0, फिर तीसरे में 0, चौथे में 3, पांचवें में 3 और फिर 0 दशमलव बिंदु, उससे पहले पूर्णांक में 3 आएगा। तो ये गया 3.033003 आंसर है। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य है इनमें से कौन सी संख्या होगी? 843, 483, 9 या 1393। उत्तर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसके दिए सूत्र से इसको निकालना है। दिए गए मान है भाजक 51, भागफल 16, शेषफल 27। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर 51 प्लस 16 प्लस 27 मान रख दिए हमने, उनमें इनको गुणा करेंगे 816 हो जाएगा और 27 उसमें जोड़ेंगे 843 हो जाएगा, इसलिए भाज्य हो गया 843। विकल्प ए सही। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है? ए 1, बी 2, सी 4 या डी 7। प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड एक सदैव होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या के गुणनखंड 2 ही होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या, इसलिए सही उत्तर है विकल्प ए 1। जैसे हमने पहले प्रश्न को हल करा 1.1 प्लस 1.01 प्लस 1.001 प्लस 0.01 प्लस 11.01 प्लस 111.1001 का जोड़ होगा। तो इसको पहले आपने इसको सिमेट्री में डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हुए और अपूर्णांश और पूर्णांश को लिख देना है। ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब इनको जोड़ देना। पहले दाहिनी ओर से चलो, पहले लाइन में हो गया 1, दूसरे में भी जोड़ 1 हो गया, तीसरे में जोड़ 3 हो गया, चौथे में जोड़ 1 और 1 2 हो गया, दशमलव बिंदु लगा दिया। उसके बाद पूर्णांक को जोड़ना है, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 1 5 हो गया, 1 और 1 2 हो गया और 1 को 125.231 इसका आंसर है। यदि 9432 में 1.25 से भाग दिया जाए तो 7545.6 हो, तो 9.432 में 12.5 का भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा? इन चारों विकल्पों में से आपने इसको देखना है। तो यहाँ पर है 9.432 में 12.5 से भाग देंगे बराबर कितना होता है? 9.432 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से भाग देंगे ताकि पूर्ण संख्या हो जाए। और नीचे भी 12.5 को इस तरह से लिख देना है, क्योंकि हमें 1.25 बराबर 9432 मालूम है, तो इसको 1.25 गुणा 10 के रूप में लिख देना। तो दूसरी लाइन में होगा 9432 और नीचे जो 10,000 है वो नीचे जो 10,000 है उसको यहाँ पर लिख देंगे और 1.25 गुणा के 10 बराबर कितना होता है? 7545.6। तो हमने वहां पर लिख देना है, चूंकि 9432 बटे 1.25 बराबर 7545.6 है, इसलिए 9432 बटे 1.25 गुणा के 10 गुणा 10 1000 बराबर क्या होगा? ये होगा 7545.6 बटे वो जो 10 है उसको 1000 से गुणा कर देंगे, 10,000 हो गया। फिर 10,000 से भाग देना है किसमें? 7545.6। तो यहाँ दशमलव बिंदु खिसकता जाएगा 4 अंक। ये 5 पर भी नहीं लगेगा, 4 पर भी नहीं, 5 पर भी नहीं, 7। तो ये जगह 0.75456। ये है विकल्प बी में, अतः विकल्प बी सही है। अब है 90 का अभाज्य गुणनखंड है 9 गुणा के 10, 3 गुणा के 6 गुणा के 5 या 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 या 2 गुणा के 3 गुणा के 15। यहाँ पर देखिए विकल्प ए में देखना है। पहले हमने इसमें 9 गुणा 10 लिखा है, तो ये दोनों भाज्य संख्या है। विकल्प बी में यहाँ पर 6 भाज्य संख्या, विकल्प डी में भी 15 भाज्य संख्या। हमें केवल अभाज्य संख्याएं देखनी है, जो कि विकल्प सी में है, उसमें 2, 3 और 5 तीनों अभाज्य संख्या है। अतः 90 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। विकल्प सी सही है। सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर है। 5000 का, 5300 का, या 5373 का, या 5720। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 743 घटते 7420 घटते हुए क्रम में लिख दिया सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या 2047। जीरो को पहले लिखेंगे तो 3 अंकों की संख्या बनेगी, उसको शुरुआत में नहीं लिखते। अतः गणना में अंतर करेंगे। 7420 में से 2047 घटाएंगे तो 5373 आता है। सही विकल्प है सी। अतः उत्तर विकल्प सी है।